नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भी इस चैनल पर पहले मेरी वीडियो देखी, उसे लाइक किया, शेयर किया, इस चैनल को सब्सक्राइब किया। सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आईपीसी के बारे में है। आज की इस वीडियो में अपनी पिछली वीडियो की भांति मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं और उस स्टोरी में जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक बच्चे के गुम होने की घटना से पूरे एविडेंस एक्ट को कवर किया था और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा एविडेंस एक्ट जो है वो समझाया था, उसी प्रकार आज की जो वीडियो है इसमें हम आईपीसी के बारे में बात करेंगे। और ये एक तरीके से मैं कहूँ कि आईपीसी की ट्रिक है जो आपको पूरा आईपीसी आज की इस सिंगल वीडियो में समझ में आ जाएगा। दूसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि पिछली जो वीडियो थी उसमें जो स्टोरी थी उसमें मैंने किसी भी करैक्टर को एक रियल नेम नहीं दिया था, लेकिन आज की जो वीडियो है, आज की जो स्टोरी है, इसमें मैंने आईपीसी की स्टोरी के लिए आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त को चुना है। इस पात्र को क्यों चुना है? क्योंकि आपको ये स्टोरी सुनने के बाद ऐसा महसूस होगा कि जो आईपीसी की किताब है वो आधुनिक समय में नहीं लिखी गई, वो चाणक्य ने ही लिख दी थी पहले ही। और इतनी सटीक ये चाणक्य की कहानी पर बैठती है कि आप कभी भी जीवन में फिर आईपीसी को नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, आज की इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार आचार्य चाणक्य ने पूरी आईपीसी को लिखा। आप अभी अपनी बुक को मत खोलिए, पहले आप थोड़ा सा इस स्टोरी को सुनिए जिससे आपका जो बेस है वो आपका बन जाए और आगे की जो स्टोरी है वो आपको समझ आ जाए। तो एटलीस्ट आप 2 4 5 मिनट का इंतज़ार कीजिए और धीरे धीरे आपको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगा कि आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आचार्य चाणक्य की कहानी में आप पूरी आईपीसी को समझ रहे हैं। जब आचार्य चाणक्य का युग था उस समय चंद्रगुप्त के राजा बनने से पहले वहाँ पर राजा धनानंद राज्य करते थे। लेकिन आचार्य चाणक्य ने देखा कि राजा अपना कर्तव्य सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं, जिससे राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं और यदि समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो दूसरे राज्यों के जो राजा हैं वो हमारे राज्य पर हमला कर सकते हैं। इस प्रकार दिल में देशभक्ति की भावना भरकर आचार्य चाणक्य राजा धनानंद के दरबार में पहुंच गए और वहां जाकर देखा कि राजा भोग विलास में लिप्त हैं। उन्हें अपने राज्य और प्रजा की कोई चिंता नहीं है। चाणक्य ने शास्त्रों के अनुसार राजा धनानंद को भोग विलास त्याग कर अपने कर्तव्य कर्म करने की सीख दी। तब राजा धनानंद ने कहा कि आप ब्राह्मण हैं, आपको पढ़ना पढ़ाना चाहिए, राजा क्या करता है, राजकार्य कैसे चलने चाहिए, यह बताना आपका कार्य नहीं है। तब चाणक्य ने कहा, शास्त्रों के अनुसार राजा को उसके कर्तव्य याद दिलाना भी पंडित का कार्य है। तब राजा धनानंद ने गुस्से में भरकर या घमंड से कहा कि अच्छा, तो यह काला कलूटा ब्राह्मण राजा को बताने आया है कि क्या करें और क्या न करें। यहीं से जो है आचार्य चाणक्य का जीवन बदल गया था। चाणक्य को काला कलूटा कहकर राजा धनानंद गलती कर बैठे थे, इसलिए नहीं जानते थे कि जो डिफेमेशन यानी अपमान की जो आग होती है वो बड़े से बड़े राजा को भी पद से हटा सकती है। वैसे भी जब चाणक्य का जन्म हुआ तब उनके मुंह में दांत थे। परमात्मा ने उन्हें पैदा ही राजा बनने के लिए किया था, परंतु जब ज्योतिषी ने इस बात का खुलासा उनकी माँ के सामने कर दिया था
तब चाणक्य की मां ने राजा के डर से बचपन में ही उनके दांत तोड़ दिए थे। कहते हैं कि विधाता के विधान को कोई बदल नहीं सकता। अब चाणक्य स्वयं राजा नहीं बन सकते थे, लेकिन चंद्रगुप्त को राजा बनाना अब भी उनकी तकदीर में लिखा था। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त के राजा बनने से पहले एक बार हम देख लें कि अब तक की जो कहानी आपने सुनी है, इसमें आप कौन कौन से चैप्टर की ट्रिक आप जान चुके हैं, आप आईपीसी को कितना जान और समझ चुके हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाकर राज्य का विस्तार किया था, उसी प्रकार आधुनिक चाणक्य अमित शाह जी ने भी श्री नरेंद्र मोदी जी को राजा बनाकर आईपीसी के पहले चैप्टर यानी जो इंट्रोडक्शन है उसके अनुसार इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर कर दिया है। अब जो आईपीसी है, आईपीसी न सिर्फ शेष भारत में लागू होती है, बल्कि जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ अन्य देशों, समुद्र, चंद्रमा, यानी हर जगह पर जो आईपीसी है वो लागू होती है। आईपीसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स भी आप कह सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई पूरे यूनिवर्स में हम क्यों कह रहे हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आप रॉकेट में बैठकर चंद्रमा पर चले जाते हैं और वो रॉकेट जो है वो इंडिया का है, और चंद्रमा पर जाकर यदि आप कोई अपराध करते हैं तब आप आईपीसी के तहत अपराधी हैं। यदि रॉकेट किसी दूसरे देश का है लेकिन आप भारत के नागरिक हैं, तब भी आईपीसी आप पर चंद्रमा पर भी लागू होती है। इसी तरह चाहे आप समुद्र में हों या किसी और देश में हों, यदि आप भारत के नागरिक हैं या आप किसी ऐसे व्हीकल का उपयोग कर रहे हैं जो हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड है, तब आईपीसी आप पर लागू होती है। दोस्तों, आगे बात करते हैं। आचार्य चाणक्य राजा धनानंद को राज्य में बढ़ रहे अपराध व राजा के कर्तव्य क्रम के बारे में समझाना चाहते थे। उसी प्रकार जो आईपीसी है, आईपीसी का जो दूसरा चैप्टर है वो हमें जनरल एक्सप्लेनेशन देता है। जनरल एक्सप्लेनेशन यानी अपराध क्या है, जनता क्या है, जनता के सेवक कौन है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें दूसरा जो चैप्टर है वो हमें समझाता है, जैसे आचार्य चाणक्य राजा धनानंद को समझाने के लिए गए थे। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपराधी को दंड देना आवश्यक था, तभी समाज में अमन चैन संभव था। आईपीसी का जो तीसरा चैप्टर है वो हमें पनिशमेंट के बारे में बताता है कि अपराध के अनुसार दोषी को मृत्युदंड, आजीवन कारावास, जुर्माना या प्रॉपर्टी फॉरफीचर, इनमें से कौन सी जो सज़ा है वो अपराधी को मिलनी चाहिए, यानी उसके अपराध के अनुसार उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आपका चैप्टर नंबर 3 जो आपको बताता है पनिशमेंट के बारे में। अब आचार्य चाणक्य के मन में कोई दोष नहीं था, परिस्थिति अनुसार राजा को समझाना उनका कर्तव्य था। वैसे भी राजा धनानंद के राज्य में बहुत से पंडित और विद्वान थे, किंतु राजा से पंगा लेने वाला चाणक्य अपवाद थे। इसलिए राजा धनानंद भी उन्हें सज़ा नहीं दे सके, क्योंकि वो कुछ स्पेशल थे। जब वो पैदा हुए थे तब भी उनके मुंह में दांत थे। इसी प्रकार दोस्तों, जो आईपीसी का जो 4th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वो हमें जनरल एक्सेप्शन के बारे में बताता है। 3rd जो चैप्टर था वो था जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में, और 4th जो चैप्टर है वो है जनरल एक्सेप्शन के बारे में, यानी वो अपराधी जिनके अपराध को माफ़ किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप पर कोई हमला करता है, तब आप अपने बचाव में यदि उस पर हमला करते हैं तब आप अपराधी नहीं होते। इसी प्रकार
यदि कोई अपराध नादान बच्चे से हुआ है तब उसे सज़ा नहीं मिलती। इसी प्रकार यदि अपराध किसी पागल इंसान के द्वारा हुआ है तब उसे अपराध की सज़ा नहीं मिलती। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि अब आपको लगना शुरू हो गया होगा कि जो आईपीसी है वो आचार्य चाणक्य की विचारधारा पर आधारित है। अगर हम इस कहानी को पूरा जान लें तब आईपीसी को समझना मुश्किल नहीं है। तो आप कमेंट करके अभी बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो आईपीसी है वो आचार्य चाणक्य की कहानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी सुनने में और समझने में मज़ा आ रहा होगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आगे की कहानी शुरू करता हूँ। और यदि आपको कहानी अच्छी लग रही है और इसी प्रकार आप दूसरे चैप्टर्स को भी समझना चाहते हैं तब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों, आगे जो स्टोरी है वो बढ़ती है। जब राजा धनानंद ने काला कलूटा कहकर आचार्य चाणक्य को अपमानित किया तब उन्होंने भरी सभा में राजा को चुनौती दे डाली कि जब तक वे किसी योग्य राजा को इस पद पर नहीं बैठा देते तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। आचार्य चाणक्य जानते थे कि योग्य राजा खोजने से नहीं, तैयार करने से मिलेगा। इस प्रकार चाणक्य ने छोटे बच्चे चंद्रगुप्त को चुना और राजा धनानंद के विरुद्ध उकसाना और बहकाना शुरू किया। तो दोस्तों, अब आप अपनी जो बुक है आईपीसी की वो आप अपने पास रख सकते हैं और आप देखते जाइए कि धीरे धीरे जो है ये कहानी अपने आप आईपीसी को कवर कर रही है। तो दोस्तों, जो अबेटमेंट का जो चैप्टर है, बहकाना उकसाना जो चैप्टर है, वही काम यहाँ पर राजा जो चाणक्य है उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा धनानंद के विरुद्ध उकसाना और बहकाना शुरू किया। तब चंद्रगुप्त ने कहा, आचार्य क्या कर रहे हैं? क्या आप जुर्म की साजिश रच रहे हैं? क्या आप जानते हैं इसकी सज़ा मृत्युदंड या आजीवन कारावास मिलेगी? तो दोस्तों, इससे अगला जो आपको चैप्टर मिलेगा वो मिलेगा स्टेट के विरुद्ध अपराध करना। यानी आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलकर जो साजिश रच रहे थे वो स्टेट के विरुद्ध थी और उसकी जो सज़ा है वो मृत्युदंड या आजीवन कारावास होती है। चंद्रगुप्त, तुम सही कह रहे हो। अपने देश के राजा या देश के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना, हथियार इकट्ठे करना सभी देशद्रोह हैं और देशद्रोह से बड़ा कोई अपराध नहीं होता। किंतु याद रखना, परिवार के लिए एक सदस्य का बलिदान, समाज के लिए परिवार का बलिदान और देश के लिए पूरे गांव का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि हमारे बलिदान से हमारा राज्य सुरक्षित हो सकता है तब हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त के दिल दिमाग में देशभक्ति की भावना के माध्यम से उसे राजा धनानंद के विरुद्ध अबेट किया और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचते हुए राजा यानी स्टेट के विरुद्ध अपराध शुरू कर दिया। आचार्य, हम केवल 2 इंसान हैं और हमारा सामना राजा से होने वाला है। उसके पास बहुत बड़ी सेना है, हम सेना का मुकाबला कैसे करेंगे? तब चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त, किसी भी राज्य की सेना अपने राजा के चरित्र से अनजान नहीं होती, इसलिए तुम स्वयं को राजा बनने के योग्य तैयार करो। राजा धनानंद की सेना बगावत और पलायन कर देगी। दोस्तों, यहाँ आपका अगला जो चैप्टर है वो कवर हो चुका है कि सेना को राजा के विरुद्ध भड़काना, राजा सेना का बगावत या पलायन करना। किंतु आचार्य, सेना में बगावत की भावना पैदा करना भी अपराध है और जब जनता को पता चलेगा कि सेना ने राजा के विरुद्ध बगावत और पलायन शुरू कर दिया है तब पब्लिक में अशांति और अराजकता पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों, पब्लिक में अशांति और अराजकता यहाँ पर आपका अगला चैप्टर है। ये जो अगला चैप्टर है इसमें पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का जिक्र किया गया है, यानी जनता में अशांति पैदा हो जाना। अगर तुम्हें लगता है कि आचार्य की योजना गलत है तब तुम ही बताओ कि हमें धनानंद को पद से हटाने के लिए क्या करना चाहिए।
आचार्य, मुझे लगता है कि भोगविलासी राजा के दरबार में ऐसे पब्लिक सर्वेंट भी होंगे जो राजा की आज्ञा नहीं मानते होंगे और राज्य के खजाने व प्रॉपर्टी का गलत ढंग से उपयोग और लेन देन करते होंगे। इसलिए राज्य की खुशहाली और समृद्धि के लिए केवल राजा धनानंद को पद से हटाना काफ़ी नहीं है, उनके मंत्रियों को भी हटाना पड़ेगा। और यह कैसे संभव होगा? आचार्य ने प्रश्न किया। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप कहानी को कंटिन्यू सुनते हैं तब कहानी आपके दिल दिमाग में बेहतर ढंग से अपनी जड़ें जमा पाएगी। तो आप चाहें तो आप साथ के साथ किताब में ये जो टॉपिक हैं, ये जो चैप्टर हैं, इनको आप देख सकते हैं यदि आपको कोई असुविधा नहीं हो रही है तब। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है तब आप सबसे पहले इस कहानी को पूरा सुन लें और फिर जब आप आईपीसी को पेज पलट कर चेक करेंगे तब आपको लगेगा कि आप पूरी आईपीसी को समझ चुके हैं। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त ने कहा कि गुरुदेव, चुनाव के माध्यम से राजा और मंत्री सभी को एक साथ पद से हटाया जा सकता है। हम जनता में चुनाव का विचार पैदा करके ऐसा कर सकते हैं और जब चुनाव होगा तब जनता के बीच से चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधि कुर्सी पाने के लिए श्याम दाम दंड भेद हर नीति का उपयोग करेंगे। मतलब चुनाव से जुड़ा अपराध और समाज में घुल जाएगा, आचार्य चाणक्य ने कहा। तब चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, चुनाव से जुड़ा अपराध समाज में घुल जाएगा, इस बात से आपका क्या तात्पर्य है? मैं समझ नहीं पाया। चंद्रगुप्त, जब श्याम दाम दंड भेद की नीति से जीतकर जनप्रतिनिधि मंत्री बनेंगे तब वे झूठे वादे करेंगे, उनकी बातों में सच्चाई नहीं होगी और जैसा राजा वैसी प्रजा। फिर प्रजा भी प्रशासन के कार्यों में पब्लिक सर्वेंट का सहयोग नहीं करेगी। वह प्रशासनिक अधिकारियों की आज्ञा का पालन नहीं करेगी, झूठ बोलकर गलत जानकारी देगी, अपराध करके फरार होने का प्रयास करेगी, क्योंकि मामा चाचा मंत्री हैं उनके। समझ गया आचार्य। फिर तो सच को झूठ और झूठ को सच बनाने के लिए गलत सबूत पेश किए जाएंगे और सार्वजनिक न्याय व्यवस्था के विरुद्ध ही अपराध बढ़ जाएंगे। चाणक्य ने आगे कहा, अभी भी तुम और गहराई से समझ नहीं पाए हो। जो श्याम दाम दंड भेद की नीति से मंत्री बनेगा वह कुर्सी का दुरुपयोग करेगा, क्योंकि उसने वोट पाए नहीं खरीदे हैं और भविष्य में भी उसे पद चाहिए। इसलिए नकली नोट, नकली मोहरें और त्रुटि वाले पैमाने समाज में हर ओर होंगे। आचार्य, क्या सच में इतने दुष्परिणाम होंगे? चंद्रगुप्त, इससे भी भयंकर स्थिति होगी। नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा के साथ साथ शिष्टाचार और नैतिक मूल्यों का पतन हो जाएगा। युवा बच्चों को अश्लील साहित्य बेचा जाएगा, मतलब समाज में जहर घुल जाएगा। तुम बिल्कुल सही समझे। कहीं खाने का जहर और कहीं विचारों का जहर। विचारों का जहर से आपका क्या अर्थ है आचार्य? चंद्रगुप्त, जो लोभ लालच से झूठे सपनों और झूठे वादों से वोट नहीं देगा उन्हें धर्म के नाम पर बांटा जाएगा। जनता को भड़काने और बांटने के लिए धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ होगी। धार्मिक जनसमूह को डिस्टर्ब किया जाएगा। धर्म के नाम पर जानबूझकर ऐसे शब्द कहे जाएंगे जिससे समाज में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। आचार्य, यदि समाज में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले विचार होंगे तब तो सरेआम गुंडागर्दी हो जाएगी। आचार्य ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ चंद्रगुप्त, अब तुम भविष्य की नज़र से सोचने लग गए हो। समाज में पहले हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे अपराध होंगे और प्रशासन व राजा द्वारा सख्त न होने की स्थिति में कमज़ोर लोगों की प्रॉपर्टी चोरी, वसूली, लूट, डकैती और धोखे से छीन ली जाएगी। आचार्य, जब प्रॉपर्टी के कागजात असली मालिक के नाम होंगे तब वह प्रॉपर्टी किसी और की कैसे हो जाएगी? चंद्रगुप्त, जब समाज में पहले ही गलत सबूतों, नकली सरकारी मोहरों की भरमार होगी तब प्रॉपर्टी के नकली कागजात बनाने में कितना समय लगेगा? कुछ भी नहीं। आचार्य, इस प्रकार तो समाज में राम राज्य की कल्पना ही असंभव है। चंद्रगुप्त, किस राम राज्य की बात कर रहे हो? जिस राम ने वचनों के लिए राजा का पद तक छोड़ दिया था। हाँ आचार्य, उन्हीं प्रभु राम की बात कर रहा हूँ। चंद्रगुप्त, तुम वचनों की बात कर रहे हो, लोग लिखे हुए वचनों को भी तोड़ देंगे। लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आचार्य, वचनों का कोई मूल्य नहीं होगा तब शादी के वचनों का क्या होगा? चंद्रगुप्त, इसका जवाब तुम्हें शादी के योग्य होने पर मिल जाएगा।
कि तुम एक के साथ वफादार रहोगे या कई रानियों से विवाह करोगे, रानी साहिबा से प्रेम करोगे या उस पर अत्याचार करोगे। आचार्य, वैवाहिक रिश्तों में वचन टूटने पर तो इंसान अपमानित महसूस करेगा। इससे तो घर परिवार टूट जाएंगे और बदले की आग लोगों के दिल को जला देगी। चंद्रगुप्त, अपमान की आग में जलकर ही मैंने राजा धनानंद को धमकी दी है कि जब तक किसी योग्य राजा को उसकी जगह पर नहीं बैठा देता तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। जो आज्ञा गुरुदेव। आपके लिए मृत्यु दंड की सज़ा मिले तब भी आपके साथ मिलकर राजा धनानंद के विरुद्ध अपराध करूंगा। दोस्तों, ये थी आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी, जिनकी वार्तालाप के माध्यम से आप आईपीसी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के जो भी चैप्टर हैं वो पूरे आप एक स्टोरी के माध्यम से समझ चुके हैं। और ये स्टोरी मैंने इसलिए बनाई है कि जो आपके चैप्टर का या जो आपके पढ़ने का जो फ़्लो है वो कंटिन्यू बना रहे। क्योंकि जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं या आप कोचिंग क्लास लेते हैं, तब कई बार ऐसा होता है कि जो पढ़ाने वाले होते हैं वो आपको कोई चैप्टर पहले पढ़ाते हैं, कोई बाद में पढ़ाते हैं। उनकी जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे होती रहती है, जिस वजह से आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप पूरी आईपीसी को सीक्वेंस में पूरी तरीके से समझ चुके हैं। दोस्तों, मेरा प्रयास है कि पहले मैं कुछ वीडियो इसी प्रकार की बनाऊं जिसमें आपके पूरी जो सब्जेक्ट हैं वो कवर हो जाएं। वैसे आपके कमेंट मैंने देखे हैं, आप चाहते हैं कि मैं जो सेक्शन हैं सेक्शन वाइज भी वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, कोशिश करूंगा कि आपको सेक्शन की वीडियो भी मिले और आपको इसी तरीके से समय समय पर पूरी जो बुक है उसको समझने की, याद करने की जो ट्रिक है वो भी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या आपको आईपीसी समझ आई? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, कहानी अच्छी लगी, तब आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।